हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 66 एन अननोन गर्ल। अव्यान अपनी बातें अधूरी करके एकटक बस सहस्त्रा को देख रहा था। बहुत देर तक अव्यान सहस्त्रा के आंखों में उमड़ते जज्बातों को ही देख रहा था। फिर वह आगे का हता है। तुम्हें याद है ना, तुम मतलब तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है। वाइफ या पत्नी तो हर कोई बुलाते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए तुम मेरी सजनी हो। जैसे ही अव्यान अपनी बातें पूरी करता है, सहस्त्रा के आंखों में दिख रहे इमोशन सब एक झटके में गायब हो जाते हैं। वह अपन बड़ी ही नजरें अव्यान से हटा लेती हैं। सहस्त्रा अव्यान से फिर एक बार दूर होती है और सामान को कबर्ड पर रखने लगती है। अव्यान उसके चुप से चेहरे को देखते हुए फिर से आगे बढ़कर सहस्त्रा को पीछे से हक कर लेता है। सहस्त्रा फिर एक बार से हर उठती है। उसके हाथ अपने आप अव्यान के हाथ पर चले जाते हैं, जो इस वक्त सहस्त्रा के पेट पर था। अव्यान सहस्त्रा के कान में धीरे से कहता है, पैकिंग कर लो, हम लोग गोवा जा रहे हैं। जैसे ही सहस्त्रा ये सुनती है, उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है। वह तुरंत अव्यान की ओर पलट खुशी से कहती है, सच में। सहस्त्रा को इतना खुश देखकर अव्यान की भौहें चढ़ जाती हैं। वहीं सहस्त्रा खुशी से कहती है, आपको पता है आव्या हमें कब से वहां बुला रही हैं, और ध्रुवंश भी हमें बहुत याद करते हैं, हमें उनकी बहुत याद आती है। सहस्त्रा की बातों को सुनकर अव्यान एकदम से सहस्त्रा के कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। सहस्त्रा अव्यान से पूरी तरह से सट जाती है। सहस्त्रा सिर उठाए अव्यान को देखती है। अव्यान सहस्त्रा के आंखों में देखते हुए कहता है, इतनी खुशी तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली के साथ रहने में खुशी मिलती है। तुम मुझसे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सजनी, तुम्हें सबसे पहला हक मुझे देना, सिर्फ मुझे। बोलते हुए अव्यान की आवाज बहुत कठोर हो जाती है। सहस्त्रा तो हैरान सी हो जाती है। वह एकटक अव्यान को देखती है। आज पहली बार वह अव्यान के ऐसे रूप को देख रही थी। रूप जितना खतरनाक था, अव्यान भी उसी तरह ही था, लेकिन वो बहुत कम लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते। अव्यान और रूप एक ही तरह से लोगों को मारते हैं, जैसे वह दोबारा जीवित रहने के बारे में कभी न सोचे, लेकिन दोनों ही बिना मतलब के नहीं मारते। सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए मन में कहती है, इन्हें क्या हुआ, इन्हें जेलसी हो रही है, वो भी अपनी फैमिली से। सोचते हुए सहस्त्रा एकटक अव्यान के आंखों में देख रही थी। अव्यान सहस्त्रा गालों से होकर उसके होंठ को सहलाता है, जिससे सहस्त्रा का शरीर कांप उठता है। सहस्त्रा का बेचैन सा हो जाता है। वह खुद को छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें पैकिंग भी करनी है, कहीं नहीं जा रहे हम। बोलते ही अव्यान सहस्त्रा को छोड़ देता है। वहीं ये सुनकर सहस्त्रा हैरान परेशान होकर मासूम सा चेहरा लिए अव्यान को देखती है। अब अव्यान अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है। सहस्त्रा कुछ वक्त उसे देखती है, फिर उसके पास खड़ी होकर कहती है, क्यों नहीं जाएंगे, अभी तो आपने कहा कि हम जा रहे हैं, फिर ऐसे कैसे आप बात बदल सकते हैं। इस बार अव्यान कुछ नहीं बोलता। सहस्त्रा उसे बहुत बोलती है, लेकिन अव्यान कोई जवाब नहीं देता। अब सहस्त्रा अपना मुंह लटकाए बैग की तरफ बढ़ जाती है। अव्यान अब तक सीरियस होकर अपने काम में लगा हुआ था। कुछ देर तक सहस्त्रा बेड पर बैठकर सोचने लगती है, फिर एकदम से उसके आंसू गालों पर गिर जाते हैं। वह अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रोने लगती है। उसे सच में इस वक्त बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। कुछ देर बाद ही उसे अपने पास अव्यान महसूस होता है। सहस्त्रा रोते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं, मैं उन सब से कब से मिलना चाहती हूँ और आप तो उनकी कोई बात ही नहीं करते। हर वक्त खुद तो ऑफिस में लगे रहते हो और यहाँ मैं अकेली रह जाती हूँ। मुझे नहीं पसंद ऐसा रहना। अभी आपने कहा कि हम लोग जा रहे हैं और अभी कह रहे हैं नहीं जाएंगे। बोलते हुए सहस्त्रा का रोना तेज हो जाती है। अव्यान उसके छुपे चेहरे को देखते हुए कहता है, ठीक है जाएंगे। सहस्त्रा का रोना एकदम से बंद हो जाता है। तभी अव्यान फिर से कहता है, लेकिन पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। ये सुनकर सहस्त्रा फिर से रोते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, फिर जाना कैंसल। बोलते ही अव्यान उठने को होता है, तभी सहस्त्रा जोर से रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे जाना है। अव्यान सहस्त्रा को परेशान कर रहा था, लेकिन अब भी उसका चेहरा सीरियस था। कोई नहीं बोल सकता कि अव्यान सिर्फ सहस्त्रा को परेशान करने के लिए ये कह रहा है। अव्यान सहस्त्रा के करीब जाकर कहता है, जाना है न। सहस्त्रा अपना सिर घुटनों में छुपाए ही हाँ में सिर हिलाती है। तो अव्यान कहता है, तो किस करो मुझे। सहस्त्रा जोरों से रोते हुए न में सिर हिलाती है। इस वक्त सहस्त्रा की हरकत बिल्कुल एक बच्ची जैसे थी। जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दो तो वह खुश हो जाता है और छीन लो रोने लगता है। अनायास ही अव्यान के होठों में एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, पर पल भर में गायब भी हो जाती है।
अव्यान सहस्त्रा को अपने सीने से लगाकर कहता है, यू आर बिहेव लाइक अ स्मॉल गर्ल। वही सहस्त्रा कसकर अव्यान के शर्ट को पकड़कर रोते हुए एक ही बात दोहराती है कि उसे जाना है। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। ध्रुवंश और आव्या हाथ में हाथ थॉमे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ध्रुवंश और आव्या को देखकर सभी सोचते हैं कि दोनों कपल हैं। अब दोनों लगते भी वैसे ही थे। आव्या तुरंत चेयर पर बैठकर कहती है, मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी और साथ में गुलाब जामुन। ध्रुवंश आव्या को देखते हुए कहता है, अनहेल्दी फूड कब खाना छोड़ोगी ट्यूलिप। ये सुनकर आव्या बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहती है, अब मुंह का निवाला मत छिनो अंश, घर में हेल्दी खाकर मैं वै से भी परेशान हो गई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आव्या का बेचारा सा मुंह देखकर ध्रुवंश कुछ नहीं कह पाता। दोनों का डिनर आता है तो दोनों ही बात करते हुए खाने लगते हैं। कुछ देर में दोनों का डिनर खत्म होता है। ध्रुवंश को अब सिगरेट पीने की चाह उठती है। वह आव्या के सामने नहीं पी सकता था, इसलिए वह आव्या से कहता है, ट्यूलिप तुम यही बैठो, मैं अभी आया। आव्या उसे घूरते हुए कहती है, कहाँ। ध्रुवंश अपनी लिटिल फिंगर दिखा देता है तो आव्या चुप हो जाती है। ध्रुवंश उठकर वहां चला जाता है। उसके जाते ही आव्या अपने फोन में बिजी हो जाती है। आव्या अब तक बिजी ही थी, तभी वह अचानक नजर उठाती है सामने को। ये नहीं था, लेकिन आव्या को लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। आव्या कुछ देर सामने देखती है, फिर अपने फोन में देखती है। उसके फोन में देखते ही पिलर से थोड़ा बाहर आकर एक लड़का आव्या को देखने लगता है। उस लड़के ने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसका मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था और आंखें काले गॉगल्स से। वह आव्या को देख ही रहा था। तभी आव्या फिर से सिर उठाकर उधर देखती है तो वह तुरंत ही छिप जाता। आव्या गौर से उस पिलर को देखने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए वह फोन में देखने लगती है। तभी एक वेटर आव्या को एक तरफ जाने के लिए कहता है। आव्या कुछ सोचकर उठती है और उस ओर जाने लगती है। आव्या को जाता देखते ही वह लड़का पिलर से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। आव्या एक जगह से आगे बढ़ रही थी, उसी के साथ वह लड़का भी आव्या को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। आव्या और उस लड़के का बीच एक कांच की दीवार थी। वह लड़का आव्या को छूने की मकसद से उस कांच की दीवार को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। आव्या एक जगह पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक छोटा सा गार्डन था जिस पर एक टेबल के साथ 2 चेयर थी। लाइटों और गुलाब के फूलों से वह जगह सजा हुआ था। साइड में पानी का एक छोटा सा फव्वारा भी था जो लाइट की वजह से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। आव्या आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर सब कुछ देख रही थी, वहीं वह लड़का आव्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। आव्या एक और जाती है जहां नीचे बिस्तर लगा हुआ था राउंड शेप में और उस पर बहुत सारे टेडी बियर रखे हुए थे। कुछ छोटे साइज के थे तो कुछ बड़े साइज के। उस पर लाइट्स और गुलाब के फूल भी थे। आव्या बेड पर लेट जाती है और कुछ सोचते हुए कहती है, ये सब अरेंज करके ये अंश कहाँ चला गया। बोलते ही उठकर बैठ जाती है। ध्रुवंश हमेशा आव्या को खुश करने के लिए कोई न कोई सरप्राइज देता ही रहता था, इसलिए आव्या को अब भी लग रहा था कि ये ध्रुवंश ने किया है, लेकिन सच क्या था ये तो किसी को नहीं पता। ध्रुवंश आ जाएगा ये सोचकर आव्या अब फव्वारे के पास जाती है और बैठकर अपने हाथ को बढ़ाकर पानी से खेलने लगती है। इस दौरान उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। इधर ध्रुवंश एक जगह दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। उसने एक पैर दीवार पर रखा था और अपना पीठ दीवार से सटा रखा था। वो जहां खड़ा था वहां बहुत हल्की चांद की रोशनी थी। ध्रुवंश सिगरेट मुंह में रखता है, फिर लाइटर से उसे जलाकर एक कस लेकर मुंह से धुआं छोड़ता है। वह आंखें बंद करके फिर एक कस लेकर धुआं छोड़ता है। तभी अचानक एक लड़की आकर सीधे ध्रुवंश के होठ पर अपने होठ रख देती है। ध्रुवंश एकदम से अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ से सिगरेट नीचे गिर जाती है। ध्रुवंश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले वह लड़की ध्रुवंश के दोनों हाथ को पकड़कर पीठ में बांध देती है। ये सब वह ध्रुवंश के होठ पर अपने होंठ रखकर ही कर रही थी। तभी वहां कुछ दूरी पर 2-3 पुलिस कार रुकती है। पुलिस बाहर निकलकर चिल्लाते हुए किसी को ढूंढने के लिए कह रहे थे। 2 पुलिस टॉर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस को आता हुआ महसूस करके वह लड़की अब ध्रुवंश को किस करने लगती है। उस लड़की ने ध्रुवंश के दोनों कमर पर हाथ रखकर खुद से एकदम ध्रुवंश को सटा दिया था। वो दोनों इतने करीब थी कि हवा तक के पार होने की जगह नहीं थी। उस लड़की ने स्पोर्ट ब्रा पहनी थी, उसके साथ नेट हाफ जैकेट पहनी थी और नीचे शॉर्ट जीन्स पहनी थी। उसकी कमर और नाभि बहुत अच्छे से दिख रही थी और उसकी लंबी टांग तो चांद की रोशनी में चमक रही थी। एक पुलिस उन दोनों की ओर टॉर्च करता है। दोनों को इतना सटा हुआ देखकर वह दोनों को ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ता है। वह जितना आगे बढ़ता वह लड़का उतना ध्रुवंश को डिपली किस करने लगती है। उस पुलिस को आगे बढ़ता देख दूसरा पुलिस तुरंत उससे कहता है, थोड़ा तो शर्म कीजिए सर, आपको देख
नहीं रहा वहां, दोनों ऐसे चिपके हैं जैसे खुद को छोड़ने ही नहीं वाले हो। मुझे लगता है हमें कहीं और देखना चाहिए। पहला पुलिस मुड़कर कहता है, उस चोरनी की रफ्तार इतनी तेज है, 3 सालों से हम उसे ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज तक हाथ नहीं आई। पता नहीं कौन है, आज तक उसकी शक्ल तक देखने को नसीब नहीं हुई। फिर वह मुड़कर एक बार ध्रुवंश और उस लड़की की ओर टॉर्च करता है, फिर मुड़कर कहता है, लड़का बड़ा नसीब वाला है जो लड़की इतना अच्छे से उसे किस कर रही है, वरना हमें देख लो, शादी हो गई है लेकिन गाल में एक किस तक नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दूसरा पुलिस उसकी बात पर हंसता है और दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आधे घंटे बाद पुलिस की जीप चली जाती है। वह लड़की ध्रुवंश के होठों से अपना होंठ हटाकर उस ओर देखती है, वहीं ध्रुवंश उसके चेहरे को देखता है। उस लड़की के चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी, बिल्कुल छुरी की तरह तेज धार लग रही थी। और उसकी काली आंखें, लंबी नाक और होंठ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। उसके होठों के थोड़े नीचे एक छोटा सा तिल था जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। वह लड़की सामने किसी को न देखकर ध्रुवंश का हाथ खोलती है और बिना ध्रुवंश को देखे वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। ध्रुवंश बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो चुकी थी। पहली बार किसी लड़की ने उसके हाथ को बांधकर उसे किस किया था, या यूं कहे कि ध्रुवंश को कंट्रोल किया था। इधर आव्या पानी से खेलने में बिजी ही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। उस खुशबू के एहसास होते ही आव्या के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगती है। वह चारों तरफ देखती है पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। आव्या को अचानक ही रुद्र का लोगों को काटना याद आता है। वह जल्दी से खड़ी होती है और वहां से बहुत तेज कदमों से जाने लगती है। चलते चलते अचानक वह उसी लड़के से टकरा जाती है जो कब से उसे देख रहा था। उसे देखकर आव्या डर से 2 कदम पीछे होती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह उसे सहमी हुई नजरों से देखती है, फिर अचानक ही आगे दौड़ते हुए भाग जाती है। उसको भागता हुआ वह लड़का उसे देखता रहता है। काफी देर तक वह उधर देखता रहता, फिर पीछे मुड़ता है तो एकदम से उसके चेहरे के करीब एक बहुत ही सर्द भरा चेहरा आ जाता है। दोनों आमने सामने बहुत करीब खड़े थे। उधर ध्रुवंश भी आ चुका था। आव्या को अपनी जगह में न देखकर ध्रुवंश पीछे मुड़ता है, तभी आव्या झटके से उसके गले लग जाती है। ध्रुवंश को महसूस होता है कि आव्या कांप रही है, जिससे वह घबरा सा जाता है। वह घबराते हुए कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप? आव्या ध्रुवंश को टाइटली पकड़कर कहती है, अंश मुझे घर जाना है। 67 क्यारा सहगल। वह सर्द भरा चेहरा रुद्र का था और जो काले रंग के कपड़े से मुंह छुपाया हुआ था वह रुद्र की सर्द नजरों को देख रहा था। आव्या के लिए ये सब जो किया गया था वह रुद्र ने किया था। वह आव्या को अपने फोन में देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इस लड़के पर पड़ी वह तुरंत बाहर निकलकर इस ओर आ गया। जैसे ही रुद्र आया उसकी खुशबू को आव्या पहचान गई, जिस कारण वह यहाँ से भाग गई। रुद्र और उस लड़के का चेहरा अब तक करीब था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र उसे देखते हुए ही सर्द आवाज में पूछता है, हु द हेल आर यू? वह लड़का अपना गॉगल्स हटाता है, फिर अपनी मास्क हटाता है। उसका ऐसा करते ही उस लड़के का हैंडसम सा चेहरा दिखता है। ये इंसान गोवा का इंस्पेक्टर अर्थव आहूजा है जो कुछ 2 महीने पहले ट्रांसफर होकर यहाँ आया है। 3 हफ्ते पहले ही इसने आव्या को बिच बैक पर देखा था। जब ध्रुवंश और आव्या फाइटिंग में बिजी थी तब से वो आव्या का पीछा कर रहा है। अर्थव भी रुद्र को उसी टोन में बोलता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ? हु द हेल आर यू? रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए दूसरी ओर देखते हुए कहता है, शी इज माई गर्लफ्रेंड, सो स्टे अवे फ्रॉम हर। ये सुनकर अर्थव को झटका लगता है। अर्थव उसे बहुत देर तक देखता है, जैसे उसे रुद्र की बातों पर विश्वास ही न हो। रुद्र अपना फोन निकालकर अर्थव को दिखाता है, जिसमें रुद्र आव्या को किस कर रहा था। ये देखकर तो अर्थव को वहां खड़े होने पर भी एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह तुरंत पलटकर वहां से चला जाता है। रुद्र उसे जाता हुआ देखकर अपने कदम उस गार्डन की ओर बढ़ाता है। गार्डन में पहुंचते ही वह आव्या के कदम जिन फूलों पर था उन फूलों की पंखुड़ियों को उठाकर सूंघने लगता है। रुद्र अब उसे अपने पॉकेट में रखता है, फिर बढ़कर बिस्तर पर लेट जाता है जहां आव्या लेटी थी। लेटते ही उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, जो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। रुद्र अब अपने फोन को निकालकर उसी फोटो को देखता है जिस पर वह उसे किस कर रहा था। वह फोटो को छूते हुए धीरे से कहता है, यू आर ओनली माइन बेबी गर्ल। दूर रहो भी अगर तुम, फिर भी खुद से तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगा। भले रहेंगे हमेशा एक दूसरे से दूर, लेकिन तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। बोलते ही वह आव्या के फोटो को अपने सीने से लगा लेता है। अगले दिन सैनिक विला जहां आव्या के साथ सभी रहते हैं, अव्यान और सहस्त्रा यहां पहुंच चुके थे। सहस्त्रा पहुंचते ही सबसे पहले आव्या के गले लग जाती है। आव्या भी उससे गले लग मुस्कुराते हुए कहती है,
आई रियली मिस यू भाभी। सहस्त्रा तो बहुत ज्यादा खुश थी यहाँ आकर, ये उसके चेहरे से ही साफ पता चल रही थी। सहस्त्रा आव्या से दूर होकर बोलती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं तो यहाँ कब से आना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग होते ही जो दूसरों की खुशी से चिढ़ते हैं। बोलते हुए सहस्त्रा तिरछी नजरों से अव्यान को घूरने लगती है। अव्यान भी सहस्त्रा की बात सुन चुका था, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने सुना ही न हो। वहीं आव्या सहस्त्रा के बातों को समझ नहीं पाती है, तो आव्या इधर उधर देखते हुए सवाल करती है, कौन लोग भाभी? सहस्त्रा न में सिर हिला देती है। सहस्त्रा ध्रुवंश से मिलती है, फिर काव्या के पैर छूती है, जिसे देखकर काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसे पैर मत छुआ कीजिए, बिल्कुल बुढ़ी जैसा लगता है, और मैं बुढ़ी नहीं हूँ। उसके इतना बोलते ही सभी हंसने लगते हैं। काव्या भी मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को अपने सीने से लगाती है। काव्या से गले लगते वक्त सहस्त्रा के चेहरे पर सुकून थी। सहस्त्रा आदित्य से आज तक नहीं मिली थी, पता नहीं क्यों, लेकिन सहस्त्रा आदित्य से डरती थी। इस बात से सभी परिचित हो चुके थे। आदित्य घर में नहीं था, इसलिए सहस्त्रा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। सभी से मिलने के बाद सहस्त्रा को आव्या और ध्रुवंश ले जाते हैं। काव्या अव्यान के गाल को छूकर कहती है, अयान कैसे हैं आप? आप तो कॉल भी रिसीव नहीं करते। अव्यान शान से काव्या के गले लग जाता है, जिसे महसूस कर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। काव्या अव्यान की पीठ को सहलाते हुए कहती है, आई रियली मिस यू मेरा बच्चा। अव्यान काव्या से अलग होता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, आई ऑल्सो मिस यू मम्मा। काव्या अव्यान को गौर से देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी बहुरानी कुछ नाराज सी लग रही है, आपने कुछ किया है क्या उनके साथ? काव्या के सवाल पर ध्रुव बीच में ही बोलता है, कुछ नहीं करेगा तो तुम दादी कैसे बनोगी काव्या? शायद ज्यादा परेशान किया होगा अयान ने, इसलिए नाराज होंगी। श्रेष्ठा ध्रुव के कंधे पर मारते हुए कहती है, शतक ध्रुव, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होते, और तुम ये बेशर्मी वाली बातें करना कब छोड़ोगे? ध्रुव एकदम से श्रेष्ठा की कमर को पकड़कर अपने से सटाकर कहता है, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे तरह हर कोई नहीं होते, लेकिन मुझे तो लगता है हर किसी को मेरी तरह होना चाहिए। बस 1-2 घंटे प्यार करने में क्या ही मजा तो तब है जब अपनी पार्टनर नींद में भी आहें भरते रहे। श्रेष्ठा झटके से ध्रुव सा एक खुद को छुड़ाती है। वहीं काव्या हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है मिस्टर हीरो अब भी जवानी में जी रहे हैं। श्रेष्ठा चिढ़ते हुए ध्रुव को घूर कर कहती है, निहायत ही बेशर्म है ये, उम्र बुढ़ापे की चल रही है और शौक जवानी की है। ध्रुव अपने कॉलर को ऊपर करते हुए कहता है, ओ हेलो बोर्ड, किसे कहा तुमने? दिख नहीं रहा अब भी मैं कितना हैंडसम हूँ? अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की पूछ रही थी, क्या आप शादीशुदा हैं? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बोलते ही ध्रुव काफी स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरता है और श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा उसे बोरियत से देखती है तो वही काव्या की हंसी निकल जाती है। वहीं अव्यान को तो जैसे उनकी बातों पर कोई इंटरेस्ट ही न हो, इसलिए वह फोन में बिजी हो जाता है। अव्यान को ऐसा खड़ा देखकर काव्या कहती है, अयान जाए कमरे में आराम कर लीजिए। अव्यान तुरंत वहां से आगे बढ़ जाता है। वही और अब सोफे पर बैठा ध्रुव और श्रेष्ठा की नोक-झोंक देखकर मुस्कुरा रहा था। मुंबई। आदित्य इस वक्त सिंघानिया विला के खंडहर में खड़ा था। वह उस खंडहर को देखते हुए अपने बिताए पलों को याद कर रहा था, जिसमें उसके परिवार के हर एक सदस्य मौजूद थे। आदित्य खड़ा ही था, तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। ये सारे बॉडीगार्ड आदित्य के पहले वाले बॉडीगार्ड ही थे, जो आदित्य के मरने की खबर सुनकर शांत बैठे हुए थे। लेकिन आज ही उन सबको बुलाया गया था। रॉकी के बाद इन सबका हेड मार्शल था, जिससे आदित्य ने कांटेक्ट की थी। आदित्य की शांत नजरें एकदम से सर्द हो जाती हैं। वह बॉडीगार्ड की मुड़कर देखता है। मार्शल आदित्य के सामने सिर झुकाए खड़ा था। मार्शल इसे ही सिर झुकाए बोलता है, बॉस, आपकी सारी कंपनी पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, फेक ड्यूमेट बनाकर। आदित्य अपना हाथ बढ़ाता है। मार्शल आदित्य के हाथ को आगे देखकर गन निकालकर उसके हाथ में दे देता है। आदित्य गन लेकर हाथ रहते हुए एकदम सर्द आवाज कहता है, सो लेट्स स्टार्ट द फाइट। आदित्य सिंघानिया के अंपायर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। बोलते ही वह मार्शल को देखता है और इशारा करता है। मार्शल हाँ में सिर हिलाए अपनी कदम पीछे करने लगता है। आदित्य शेड्स निकालकर आंखों में लगाकर गन अपने बैक पर रखता है और अपने स्ट्रेट कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। मार्शल कार का दरवाजा खोलता है तो आदित्य कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही कार वहां से तेज रफ्तार में चली जाती है। गोवा। आव्या और सहस्त्रा दोनों इस वक्त मजे से हंसते हुए बात करके गोलगप्पे खाने में बिजी थे। ध्रुवंश कार की बोनट में बैठा हुआ था और फोन चला रहा था। वह फोन चला ही रहा था कि उसकी नजर एक और चली जाती है। उसे वही लड़की दिखती है जिससे वह रात में मिला था। वह लड़की इस वक्त जिप के बोनट पर बैठ
बड़ी ही लॉलीपॉप खा रही थी। उसने इस वक्त भी शॉर्ट जीन्स के साथ टॉप पहनी थी। उसने कमर पर एक ओढ़नी बांध रखी थी। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए कार की बोनट से उतरता है और उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। वह लड़की लॉलीपॉप खाती हुई इधर से उधर देख रही थी। ध्रुवंश उसके पास पहुंचते ही जीप की बोनट पर पैर रखकर उस लड़की के चेहरे पर झुकता है। ध्रुवंश के अचानक ऐसे करने से वह लड़की उसे देखने लगती है। ध्रुवंश उसे घूरते हुए कहती है, बिना किसी की परमिशन से किसी को किस करना पता है कितना बड़ा अपराध है। इसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह लड़की ध्रुवंश को गौर से देखती है और उसके बातों को सुनकर वह समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसे उसने कल रात किस किया था। कुछ देर तक तो वह लड़की उसे देखती रहती है, फिर काफी स्टाइल से लॉलीपॉप को अपने मुंह से निकालकर रेप करती है, फिर पॉकेट में रखकर अचानक ही ध्रुवंश का कॉलर पकड़ लेत बड़ी ही है। ध्रुवंश उसके इस रिएक्शन से उसके चेहरे की ओर करीब झुक जाता है। वह लड़की ध्रुवंश के आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? कयारा सहगल। कयारा सहगल नाम है मेरा। मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। मुझे कल तुम्हारे इस होंठ की जरूरत थी तो मैं ने यूज कर लिया। इसकी कीमत बता दो, मैं पे कर दूंगी। बोलते ही कयारा ध्रुवंश के होठों को देखती है, फिर उसके चेहरे को देखती है। ध्रुवंश कयारा के चेहरे को देखते हुए काफी ज्यादा सीरियस से कहता है, कीमत सुनकर कहीं तुम पीछे न हट जाऊं। कयारा मुस्कुराते हुए कहती है, कयारा कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटती। बोलो क्या कीमत है? जैसे ही ध्रुवंश ये सुनता है उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। ध्रुवंश के मुंह से बस एक शब्द निकलता है, सेक्स। ये सुनते ही कयारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वही ध्रुवंश की मुस्कान गहरी हो जाती है। कयारा झटके से ध्रुवंश को धक्का देकर जोर से चिल्लाती है। वह कयारा के धक्का देने से ध्रुवंश 2 कदम पीछे हो जाता है और कयारा को देखने लगता है। कयारा तुरंत जीप की बोनट से उतरकर उस पर चिल्लाती है, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ना हाय ना हेलो, तुम्हें सीधे सेक्स चाहिए। कयारा के ऐसे चिल्लाने से वहां मौजूद सब लोग दोनों को देखते हैं। न ध्रुवंश में कोई शर्म थी और न ही कयारा में। कयारा जब लोगों को अपनी तरफ देखता पाती है तो झल्लाते हुए कहती है, फिल्म चल रहा है क्या यहाँ पर, जो झांकने आ गए? ये हम दोनों का मैटर है तो अपने काम पर ध्यान दो। कयारा के ऐसे जवाब से सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, पर फिर भी वह सब मुड़ मुड़कर देख रही थी। अब पब्लिक स्पेस में ऐसी बात ही हुई थी। कयारा सबकी घूरती है, फिर ध्रुवंश की ओर देखकर घूरते हुए कहती है, और तुम संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है क्या तुम में? छोटे वंश कयारा को ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, संस्कार? ध्रुवंश ये सब बोलकर कयारा को टिस कर रहा था। ध्रुवंश कयारा की पर्सनैलिटी देखकर बस उसे जांच कर CH68 रियल आदित्य सिंघानिया। ध्रुवंश को देखता पाकर कयारा खुद को देखती है, फिर ध्रुवंश को देखकर कहती है, क्या देख रहे हो मुझे? उद्धरण चिन्ह। ध्रुवंश कुछ न बोलकर अब जाने लगता है। कयारा उसे देखते हुए धीरे से कहती है, जा रहा है, वो भी बिना कुछ बोले। ओह, शायद डर गया होगा। कयारा सहगल है ही ऐसी जिससे हर कोई डर जाए, बोलकर वह हल्का मुस्कुराती है। फिर पॉकेट से लॉलीपॉप निकालकर खाते हुए जीप की बोनट पर फिर एक बार बैठ जाती है। ध्रुवंश ब्लूटूथ ऑन करके बोलता है, हाँ बोलो, क्या अपडेट है? उधर से आवाज आती है, दिल पक्की हो चुकी है किंग। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए कहता है, ओके, मैं आ रहा हूँ, बोलकर वह फिर एक बार ब्लूटूथ को कान से निकालकर पॉकेट में रखता है। सहस्त्रा और आव्या का पानी पूरी खाना हो चुका था। आव्या आइसक्रीम के ठेले को देखते हुए सहस्त्रा से कहती है, भाभी आइसक्रीम। सहस्त्रा आइसक्रीम के ठेले को देखकर कहती है, चलिए। आव्या जल्दी से सहस्त्रा का हाथ पकड़कर आइसक्रीम ठेले के पास लेकर चलती है और आइसक्रीम ऑर्डर करती है। ध्रुवंश दोनों के पास जाकर कहता है, मुझे कुछ काम आ गया है तो मैं जा रहा हूँ, बॉडीगार्ड सब वहीं खड़े हैं। बोलते हुए ध्रुवंश बॉडीगार्ड की ओर इशारा करता है। आव्या अपनी आइसक्रीम ध्रुवंश की ओर बढ़ाती है। ध्रुवंश आइसक्रीम की एक बाइट लेकर कहता है, ओके बाय बाय भाभी। आव्या हाँ में सिर हिलाए खाने लगती है। सहस्त्रा भी सिर हिलाए बाय कहती है। ध्रुवंश आव्या के गाल पर किस करता है, फिर जाते हुए कहता है, ज्यादा मत खाना ट्यूलिप। आव्या एक नजर ध्रुवंश को जाता हुआ देखती रहती है, फिर आइसक्रीम खाने लगती है। सहस्त्रा खाते हुए कहती है, आप दोनों का रिश्ता देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप दोनों भाई बहन हैं। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि अंश मेरा भाई ही नहीं बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड भाई नहीं बन सकता, लेकिन भाई बॉयफ्रेंड जरूर बन सकता है, और वही अंश बना है। अयान भाई और मैं भले जुड़वा है, लेकिन उनसे इतना गहरा रिश्ता नहीं है मेरा, पर अंश से बहुत गहरा रिश्ता है, इतना गहरा जैसे हम दोनों एक ही कोख से जन्मे हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
सहस्त्रा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड बना तो, क्योंकि वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई उसकी पार्टनर को छुए किसी भी लड़के के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आव्या एकदम से सीरियस में कहती है, कभी नहीं भाभी, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। मैं सीधे मम्मा डैडा जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगी। सहस्त्रा आव्या के जवाब से उसे देखने लगती है। आव्या आइसक्रीम खत्म करके ठेले वाले को पैसा देती है और सहस्त्रा भी अब तक आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी। दोनों अब चलने लगते हैं। अव्यान कहीं गुम हो चुकी थी। उसके सामने रुद्र के साथ बिताए वक्त आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे वो कमरा याद आता है वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अब रुद्र का खून के छींटे से भरा चेहरा दिखता है। मुंबई मीटिंग हॉल में एक इंसान चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिर ये बेकार की मीटिंग क्यों रखी गई है? जब कोर्ट में साबित हो चुका है कि ये मेरी कंपनी है तो बार बार इस टॉपिक को निकालकर क्या साबित करना चाहते हो? सारे शेयर होल्डर्स उसकी बातों को सुन रहे थे। आदित्य के जो शेयर होल्डर्स थे उन सभी ने आदित्य के मरने की खबर सुनकर अपने सारे शेयर वापस ले लिए। जिसको इस कंपनी से रिश्ता रखना था वो उन सभी शेयर होल्डर्स के जाते ही खुद शेयर करने लग गए। ये कंपनी टॉप एक पोजीशन पर थी तो कौन ही इसके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। पुराने शेयर होल्डर्स ने तो आदित्य को देखा था, इसलिए इस इंसान ने जब कहा कि ये आदित्य सिंघानिया है तो सब उसके खिलाफ हो। वह इंसान अपनी भड़ास को निकाल ही रहा था, तभी पुराने जो शेयर होल्डर्स थे वह एक अंदर आने लगते हैं। उसके बाद वकील भी आ जाते हैं। उन सभी को देखकर वह इंसान फिर एक बार चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम लोग क्या साबित करने आए हो? अगर तुम सब को नहीं लगता कि मैं आदित्य सिंघानिया हूं तो साबित करो, क्योंकि कोर्ट ने तो मुझे आदित्य सिंघानिया घोषित कर दिया है। वह इतना बोलता है कि उसे बूट की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सबकी नज़र दरवाजे की ओर चली जाती है। कुछ पल में ही आदित्य अपनी पर्सनैलिटी के साथ मीटिंग रूम में एंटर कर रता है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। सभी उसे देखने लगते हैं। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए सीधे उस इंसान की ओर जाने लगता है। वह इंसान भी अब झट से खड़ा हो जाता है। आदित्य उसके पास पहुंचकर उसे देखने लगता है। आदित्य का फेस इस वक्त डार्क था, जिसे देख वो इंसान डर से चेयर से साइड हो गया। आदित्य उसके हाथते ही सेओ की चेयर पर बैठ जाता है। आदित्य सबकी ओर नजर डालता है। मार्शल आगे बढ़कर उस इंसान को कोर्ट के पेपर्स देता है। वह इंसान उस पेपर्स को देखते ही हैरान हो जाता है। तभी उसे आदित्य की सर्द भरी आवाज सुनाई देती है, शेर का नाम खुद रख लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। आदित्य ये बोलते ही एक शेयर होल्डर उठकर कहता है, आदित्य सिंघानिया की एक खास बात यह है कि वह बहुत कम बोलता है, लेकिन तू तो कुत्ते की तरह हमेशा भौंकते रहता है और खुद को शेर का नाम देता है। उसके बोलते ही और एक शेयर होल्डर खड़े होकर कहता है, ही इज रियल आदित्य सिंघानिया, द मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन। उसके बोलते ही सभी आदित्य की ओर खड़े हो जाते हैं। आदित्य कभी एक मामले को 10 दिन तक नहीं चलाता। वो जो अपना वार करता है एक ही झटके में उस इंसान का सर्वनाश कर देता है। पुलिस की पूरी टीम आकर उसको पकड़ लेते हैं। उसी के साथ पूरी मीडिया में यह न्यूज बहुत तेजी से फैल जाती है कि आदित्य सिंघानिया इज बैक। वो कभी मरा नहीं था। इस न्यूज से सभी और हड़कंप सी मच गई। सबसे ज्यादा झटका तो रुद्रांश को लगा था। वह इस वक्त वाइन पी रहा था, लेकिन जैसे उसने यह न्यूज सुनी उसके हाथ से गिलास छूटकर गिर गई और एक पल के लिए तो उसका शरीर डर से कांप उठा। रात के वक्त आदित्य और अव्यान साथ में बैठे थे। दोनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आदित्य चमकते तारों को देखते हुए कहता है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अव्यान अपनी जगह से खड़ा होकर चांद को देखते हुए कहता है, ऑल फैमिली। आदित्य अव्यान की बात सुनकर उसे देखने लगता है। अव्यान आदित्य की ओर मुड़कर कहता है, पापा, मैंने खोजने की कोशिश की सबको, पर मुझे बस आप लोग मिले। आदित्य उसे देखते हुए कहता है, ओके आई हैंडल इट। तभी पीछे से आवाज आती है, और तो अपने प्लेन में हमें शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। आदित्य और अव्यान एक साथ उस ओर देखत यह है जहां से ध्रुव और ध्रुवंश आ रहे थे। ध्रुव आदित्य के पास जाकर उसे नाराजगी से कहता है, इतना नाकामयाब समझते हो हमें जो अपने प्लेन में शामिल तक नहीं करना चाहते। आदित्य ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, प्रियंस की मौत कैसे हुई ये तुम पता लगाओ, क्योंकि वो एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं था। मैंने फोटोज देखी है उसके बॉडी की, एंड शेखावत फैमिली इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। ध्रुवंश सुनकर एकदम से कहता है, इट मीन्स भाभी ही प्रज्ञा है। फिर ब्रो उस दिन आपने झूठ क्यों बोला? बोलते ही ध्रुवंश अव्यान को देखता है। अव्यान पीठ करके खड़ा होकर चांद को देखते हुए कहता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, प्रज्ञा मर चुकी थी। ध्रुवंश कंफ्यूज्ड होकर अव्यान को देखता है। आदित्य ध्रुवंश को कंफ्यूज्ड देखकर कहता है,
तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो अयान का मैटर है। तुम मेरे साथ आओ, बोलते ही आदित्य आगे बढ़ जाता है। ध्रुवंश एक नज़र अव्यान के पीठ को देखकर आदित्य के पीछे चला जाता है। ध्रुव भी अपने फोन में कुछ करते हुए वहां से चला जाता है। अव्यान वहां अकेला खड़ा चांद को देखता रहता है। उसकी आंखों के सामने प्रज्ञा का छोटा सा चेहरा दिखता है और प्रज्ञा की आवाज में आती है, रना रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे साजन से डर लगता है। बोलते ही प्रज्ञा नीचे गिर जाती है। वही स्वर्णा जो आगे आगे भाग रही थी, वह प्रज्ञा को गिरा हुआ देखकर उसकी ओर आने लगती है, पर जैसे ही अव्यान को उनकी ओर आता देखती है तो डर से भाग जाती है। स्वर्णा अव्यान से बहुत ज्यादा डरती थी। प्रज्ञा भी अव्यान से डरती थी, पर फिर भी वह उसे पसंद करती थी। प्रज्ञा हड़बड़ी में उठने की कोशिश करती है पर फिर गिर जाती है। अव्यान प्रज्ञा के पास आकर उसे खड़ा करता है। प्रज्ञा डर से सिर झुका लेती है क्योंकि इस वक्त वहां अव्यान के साथ वो अकेली थी। अव्यान बिना एक्सप्रेशन से प्रज्ञा के डरे हुए चेहरे को देखता है, फिर उसके कपड़ों पर लगी धूल को हटाता है। जैसे ही प्रज्ञा को मौका मिलता है वह जल्दी से अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए भाग जाती है। अव्यान के दिमाग में ये सब चल ही रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। वह अपनी कार की तरफ बढ़ता है और उसमें बैठकर स्टार्ट करके तुरंत न छोटी ही निकल जाता है। अव्यान कुछ ही देर में एक जगह पर पहुंचता है जहां एक बड़ा सा पत्थर था, उसमें कोई बैठा हुआ था। अव्यान कार से निकलकर आगे बढ़ जाता है और तुरंत उसके कंधे को पकड़ अपनी ओर खींच लेता है। वह झट से अव्यान की ओर मुड़ जाता है। ये रुद्र था जिसकी आंखें अब तक तो सर्द थी, लेकिन अव्यान को देखत यही वह नॉर्मल हो जाता है। अव्यान उसे देखकर दांत बिचते हुए कहता है, तुम्हें कहा था न रैबिट से दूर रहो, समझ नहीं आता तुम्हें। अव्यान की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर भी गुस्सा दिखने लगता है। वह अव्यान को धक्का देकर उस पर चिल्लाता है, और कितने दिन दूर रहूं उससे, तुम्हारी वजह से मैं उसे 1 महीने तक नहीं देख पाया। ये फोन बिल्कुल वेस्ट निकला। बोलते ही वह अपने पॉकेट से अव्यान का फोन निकालकर फेंक देता है। अव्यान ने जो सीसीटीवी से कनेक्ट फोन उसे दिया था वो कोई काम का नहीं आया, क्योंकि आव्या को लेकर सब गोवा आ चुके थे। ये बात अव्यान को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर इन सब की वजह से रुद्र आव्या को देखने के लिए एक मिनट तड़पा था। रुद्र अव्यान को घूरते हुए कहता है, अब मैं उससे दूर नहीं जाऊंगा, समझे तुम। अव्यान रुद्र के घूरते नजरों को देखता है, फिर फोन उठाकर पॉकेट पर रखते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारे बाप के एक्शन को कौन देखेगा। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे बाप के दिमाग में क्या चलता है, वो किसी को नहीं पता। रुद्र फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाता है, भाड़ में जाए मेरा बाप और मेरे बाप का दिमाग, मुझे बस मेरी बड़ी ही बेबी गर्ल को देखना है, और अगर इस बार मैं उससे दूर गया तो तुम्हारी वाइफ को भी किडनैप कर लूंगा, फिर रहना मेरी तरह। रुद्र की बात सुनकर अव्यान की भौहें चढ़ जाती हैं। वह रुद्र को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। रुद्र पत्थर में बैठते हुए कहता है, तुम बहरे नहीं हो, जो तुमने सुना वही मैंने कहा। अव्यान एकदम से कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते ना तो जान ले लेता तुम्हारी। बोलते ही वह रुद्र की ओर बढ़ता है। रुद्र भी उसी तरह से जवाब देता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देता। बोलते ही रुद्र अव्यान को घूरता है जो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। अव्यान रुद्र के बैठे जगह पर अपना पैर रखकर कहता है, रैबिट तुमसे नफरत करती है और मेरी मम्मा तो तुम्हें कभी दामाद नहीं बनाने वाली, भूल ही जाओ रैबिट को। रुद्र अव्यान के पैर को देखता है, फिर अव्यान को देखते हुए कहता है, नफरत करती है करने दो, मुझे उसकी नफरत से भी प्यार है। जिस दिन वो मुझे एक्सेप्ट करेगी तुरंत ही उसे प्रेग्नेंट कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ सासू माँ कैसे नहीं मानती है। अव्यान रुद्र को घूरता है। वही रुद्र का एक्सप्रेशन तो ऐसा था जैसे वह सच में ये करने वाला हो। उसे अव्यान के घूरने से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ने के लिए ये सब बोल रहा था, वरना ध्रुवंश को लड़कियों की इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है। 69 खामोशी से भरे पैल। अव्यान रुद्र के ऐसे बोलने से उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हें पता है इस वक्त तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो। बहन है मेरी ही बहन को प्रेग्नेंट करने की धमकी दे रहे हो मुझे। रुद्र तुरंत ही बोलता है, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, करके भी दिखाऊंगा। अव्यान उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। रुद्र एक नज़र अव्यान को देखता है, फिर उठकर एकदम से अव्यान के गले लग जाता है। रुद्र के अचानक इस एक्शन को अव्यान बहुत अच्छे से समझ चुका था। वह रुद्र के पीठ पर हाथ रखता है। रुद्र सामने देखते हुए बिना एक्सप्रेशन के कहता है, आई वॉन्ट अ फैमिली। अव्यान शांत सा रुद्र के गले लगे रहता है। रात के करीब 10 बजे अव्यान घर पहुंचता है। वह अपने कमरे की ओर बढ़ने लगता है। वहीं सहस्त्रा कबर्ड में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। वह खोज ही रही थी कि उसे एक फाइल मिलती है। सहस्त्रा फाइल को खोलकर देखती है। फाइल को देखते ही उसके चेहरे संतुष्टि आ जाती है,
लेकिन जैसे ही उसे किसी के आने की आहट आती है, सहस्त्रा परेशानी से हड़बड़ाते हुए उस फाइल को अपने कपड़े के अंदर छिपा देती है, जल्दी से बेड पर जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखें बंद होते ही दरवाजा खुलता है और अव्यान अंदर आता है। अव्यान पहले वॉशरूम जाकर ड्रेस चेंज करता है, फिर बेड पर जाकर बैठ जाता है। सहस्त्रा इस वक्त गहरी नींद में सोने का नाटक कर रही थी। अव्यान अपने फोन में कुछ मिनट लगा रहता है, फिर फोन साइड में रखकर सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा की आंखें शांति से बंद थी। अव्यान कुछ पल उसके चेहरे को देखकर बेड पर लेटता है। अव्यान अब उसके करीब जाकर उसके कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। एकदम से सहस्त्रा की सांसें तेज हो जाती है। वह अपनी आंखें कसकर मींच लेती है। अव्यान धीरे धीरे सहस्त्रा के कमर को सहलाते हुए पीठ की ओर हाथ ले जाने लगता है। सहस्त्रा गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिससे उसकी ब्रेस्ट ऊपर नीचे होने लगती है। अव्यान समझ चुका था कि सहस्त्रा सोई नहीं है। वह सहस्त्रा के पीठ से होकर ब्लाउज के अंदर हाथ डालता है। सहस्त्रा की तो सांसें ही रुक जाती है। वह झट से अपनी आंखें खोलकर अव्यान को धक्का देकर बेड से उठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए अव्यान को देखने लगती है। अव्यान अब भी सीरियस एक्सप्रेशन में था। अव्यान वैसा ही लेटा सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा अपनी सांसें संभालने के बाद कहती है, देखिए आप मुझे ऐसे छू नहीं सकते। अव्यान उठकर बैठ जाता है और सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें छूने के अलावा बहुत कुछ कर सकता हूँ। सहस्त्रा एकदम से चिल्लाती है, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे नहीं छू सकते क्योंकि आपने मुझे पूरी दुनिया के सामने नहीं अपनाया है। सहस्त्रा ये सब बोलते हुए हकला रही थी। वह बस अव्यान को खुद से दूर करना चाहती थी। अव्यान उसे कुछ देर देखता है, फिर खड़ा होकर सहस्त्रा की ओर कदम बढ़ाने लगता है। ये देखकर सहस्त्रा पीछे होने लगती है। अव्यान सहस्त्रा की ओर कदम बढ़ाता हुआ कहता है, तुम चाहती क्या हो? जब मैं तुमसे दूर रहता था तब तुमने खुद मुझे करीब आने को कहा, और अब जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं तो तुम मुझे दूर रहने को कह रही हो। साफ साफ बताओ आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अव्यान जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाते जा रहा था, सहस्त्रा वैसे वैसे अपने कदम पीछे कर रही थी। सहस्त्रा के चेहरे पर पता नहीं क्यों लेकिन एक डर दिख रहा था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ भींगा हुआ था। सहस्त्रा पीछे हटते हटते दीवार से सट जाती है। वह जल्दी से इधर उधर देखने लगती है। तब तक अव्यान दीवार के दोनों साइड अपना हाथ रख लेता है। सहस्त्रा सिर झुकाकर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान सहस्त्रा की चिन पकड़कर चेहरे को उठाता है। सहस्त्रा फिर भी आंखें नहीं खोलती। अव्यान झुककर सहस्त्रा के चिन पर धीरे से बाइट करता है। सहस्त्रा अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है। अव्यान अब उसके चिन पर अपनी जीभ फिराने लगता है। सहस्त्रा का पूरा शरीर गर्म होने लगता है। सहस्त्रा दीवार में पूरी तरह से सट चुकी थी। अव्यान अब सहस्त्रा के गर्दन पर आकर उसे किस करने लगता है। सहस्त्रा के बंद आंखों से अब आंसू बहने लगती हैं। वह अव्यान को दूर करना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अव्यान गर्दन से होकर उसके येलोब को बाइट कर के कहता है, कब तक इंतजार कराओगी सजनी? बोलते ही अव्यान दीवार से हाथ हटा लेता है। सहस्त्रा तुरंत अव्यान से नजरें घुमाए वॉशरूम की ओर जाने लगती है। अव्यान सहस्त्रा का हाथ पकड़ लेता है तो सहस्त्रा एकदम से कांप जाती है। अव्यान सहस्त्रा की पीठ को कुछ पल देखता है, फिर उसका हाथ छोड़ देता है। सहस्त्रा जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाती है और दरवाजे को लॉक करके शॉवर को ऑन करती है। फिर नीचे बैठकर रोने लगती है। शॉवर के पानी के साथ उसके आंसू में साथ मिलकर बहने लगती हैं। उसके अंदर किस बात का दर्द था, किस बात का दुख था, ये तो उसे ही पता था। अव्यान वॉशरूम के दरवाजे को कुछ पल देखता है, फिर अचानक ही दीवार पर जोर से पंच करता है। मजबूत दीवार पर वह जैसे ही मारता है उसके हाथों से खून बहना शुरू हो जाते हैं, पर इससे अव्यान को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अव्यान खाते हुए फोन चेक कर रहा था, तभी काव्या तुरंत उससे फोन लेकर कहती है, आराम से नाश्ता कर लीजिए न, आपका काम कहीं भागा नहीं जा रहा। बोलते ही वह अपने पास फोन रख लेती है। अव्यान एक नज़र काव्या को देखता है, फिर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। काव्या नाश्ता खत्म होते ही उठकर कहती है, मेरा हो गया, अंश चलो मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। काव्या ध्रुवंश की प्लेट को देखती है जिस पर नाश्ता खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वह आव्या को देखकर कहती है, पहले नाश्ता तो करने दीजिए। आव्या जल्दी से कहती है, नो मम्मा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलते ही वह ध्रुवंश का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। काव्या उसे जाते हुए देखकर कहती है, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, हमेशा अपनी जिद पर रहती है। श्रेष्ठा ध्रुवंश के खाने को खुद लेती है और खाते हुए कहती है, इम्पोर्टेंट होगा ना काव्या, वरना प्रिंसेस ऐसा नहीं करती। श्रेष्ठा को आव्या की साइड बोलता देखकर काव्या श्रेष्ठा को घूर कर कहती है,
तुम्हारा बेटा भूखा रह गया, ये तुम्हें फिक्र नहीं है? श्रेष्ठा इस पर नामे सिर हिला देती है। आदित्य भी अब उठता है और फोन में देखते हुए कहता है, वाइफी आज रात आने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो वेट मत करना। काव्या आदित्य को घूरते हुए कहती है, जब आप नहीं रहते तो मुझे नींद नहीं आती, ये आपको अच्छे से पता है। आदित्य ठीक है, वेट कर लेना बोलकर चला जाता है। काव्या आदित्य को अजीब नजरों से देखती है क्योंकि आदित्य अजीब रिएक्ट कर रहा था। ध्रुव उठकर श्रेष्ठा के गाल पर किस करता है और बाय बोलकर चला जाता है। अव्यान नाश्ता खत्म होते ही उठते हुए सहस्त्रा के कान में धीरे से कहता है, कमरे में आओ। बोलते ही अव्यान काव्या के पास से फोन लेकर कमरे में चला जाता है। सहस्त्रा अव्यान को जाता हुआ देखती है, फिर कुछ सोचते हुए जल्दी से नाश्ता खत्म करके ऊपर कमरे की ओर बढ़ जाती है। सौरभ भी उठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सहस्त्रा कमरे में जैसे ही पहुंचती है तो देखती है अव्यान बेड पर बैठकर उसका ही इंतजार कर रहा था। सहस्त्रा जाकर थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। अव्यान सिर उठाकर उसे देखता है। अव्यान खड़ा होकर सहस्त्रा के पास जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, मैं पटना जा रहा हूँ, कल वापस आऊंगा। बोलते ही अव्यान झुककर सहस्त्रा के माथे पर किस करता है। सहस्त्रा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अव्यान उसके बंद आंखों को देखते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना। सहस्त्रा अपनी आंखें खोलकर अव्यान को अपनी प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। अव्यान कुछ पल सहस्त्रा के आंखों में देखता है, फिर कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा के आंखों में अव्यान के जाने से एक तड़प उठती है, पर वह वैसी की वैसी ही खड़ी रह जाती है। उधर ध्रुवंश कार चला रहा था और आव्या उसे अपने टिफिन में से ब्रेकफास्ट खिला रही थी। ध्रुवंश खाते हुए कहता है, अब बस भी करो ट्यूलिप, तुम लंच में क्या खाओगी? आव्या फिर से ध्रुवंश को खिलाते हुए कहती है, मैं खा लूंगी ना, तुम चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। ऐसे ही कार चलती रहती है और आव्या ध्रुवंश को खिलाते रहती है। कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। आव्या ध्रुवंश को बाय बोलकर अंदर चली जाती है। आव्या के जाते ही ध्रुवंश भी चला जाता है। आव्या अपने केबिन में पहुंचती है, तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, डॉक्टर आव्या, मुझे थोड़ा काम है, क्या आप मेरे एक पेशेंट को देख सकती है? आव्या सिर हिलाकर कहती है, शो। बोलते ही आव्या उठती है, अपने केबिन से बाहर निकलकर वो उस डॉक्टर के केबिन में जाती है। आव्या केबिन में जाकर देखती है तो एक बच्ची बेड पर बैठी हुई थी, उसके घुटनों और सिर से खून बह रहा था। ये देखकर आव्या जल्दी से आगे बढ़ जाती है। कॉटन लेकर वह उसके खून को साफ करते हुए पूछती है, ये चोट कैसे लगी आपको? वह बच्ची थोड़े दर्द में कहती है, मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी तो एक कार बहुत तेजी से मेरे तरफ आ रही थी। मैंने जब देखा तो डर से रुक गई, तो अंकल ने मुझे बचाया, इससे मुझे हल्का चोट लग गई। आव्या उसकी बात सुनते हुए उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। वह बच्ची आव्या को देखते हुए कहती है, अंकल को मुझसे भी ज्यादा चोट लगी है। आव्या सिर उठाकर उसे देखते हुए कहती है, कहाँ है आपके अंकल? वह बच्ची आव्या का सवाल सुने और अपनी उंगली से इशारा करती है। आव्या पीछे मुड़कर देखती है, तो पीछे रुद्र स्टूल पर बैठा था और अपने फोन देख रहा था। रुद्र को देखकर आव्या के आंखों के सामने फिर एक बार वही मंजर छा जाता है, जिससे वह थोड़ा कांप जाती है, पर खुद को संभालकर वह उस बच्ची की पूरी तरह से ड्रेसिंग करती है। वह बच्ची अपना ड्रेसिंग देखते हुए कहती है, डॉक्टर आंटी, अंकल को बड़ी ही चोट लगी है, उन्हें भी पट्टी कर दीजिए। आव्या अब सोच में पड़ जाती है, लेकिन वह उस नन्ही सी बच्ची का दिल नहीं दुखा सकती थी, इसलिए वह बहुत धीरे कदमों से रुद्र की ओर बढ़ती है। आव्या उसके पास जाकर देखती है, रुद्र के पैर से खून बह रहा था, लेकिन पेन की वजह से वह दिख नहीं रहा था। रुद्र ने आव्या के करीब आने पर भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, जिसे रुद्र आव्या को जानता ही न हो। आज फिर एक बार दोनों की कहानी उसी तरह से शुरू हो रही थी जैसे पहले शुरू हुई थी। पहली बार दोनों इसी हॉस्पिटल में मिले थे और आज फिर एक बार दोनों इसी हॉस्पिटल में मिले हैं। आव्या धीरे धीरे रुद्र के पैंट को फोल्ड करके ऊपर कर रही थी। आव्या भी रुद्र को नहीं देख रही थी, पर उसके चेहरे पर थोड़ा डर था। आव्या रुद्र के पैंट को फोल्ड करके घुटनों तक ले जाती है। उसके घुटने में गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से खून बहता हुआ नीचे आ रहा था। आव्या खून को साफ करके दवाई लिखती है, फिर पट्टी कर देती है। उसके बाद ही वह रुद्र के हाथों पर भी पट्टी कर देती है। दोनों इस कदर बिहेव कर रहे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही न हो। जब रुद्र को आव्या पूरी तरह से पट्टी कर लेती है तो एक नज़र उसके चेहरे को देखती है। रुद्र अब भी आव्या को नहीं देख रहा था। ये बात आव्या को पता नहीं क्यों, लेकिन चुभ रही थी। अब आव्या को रुद्र से डर नहीं, बल्कि इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि रुद्र उसे पूरी तरह से भूल चुका है। वह उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहता। रुद्र और आव्या के बीच अब तक न प्यार का इजहार हुआ था और न ही ब्रेकअप का आगाज हुआ था, पर फिर भी दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका था। आव्या अब रुद्र से नजरें हटाकर उस बच्ची के पास जाती है और उसकी चोट को देखते हुए कहती है, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वह बच्ची मासूमियत से कहती है,
दोनों ड्यूटी गए हैं। ये सुनकर आव्या फिर भरी आवाज में कहती है, तो आपको कौन लेकर जाएंगे? अभी आप चली तो आपके पैर में बहुत दर्द होगा। वह बच्ची कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से लेकर जाने लगता है। आव्या बस रुद्र को जाता हुआ देखती रहती है। वहीं वह बच्ची मुस्कुराते हुए आव्या को बाय बोलती है। आव्या भी हल्का मुस्कुराते हुए उसे बाय बोलती है। 70 आव्या एंड ध्रुवंश क्यारा। शाम का वक्त था। आव्या हॉस्पिटल से बाहर निकली और तुरंत ही ध्रुवंश को फोन करने लगी। ध्रुवंश के सामने इस वक्त एक आदमी जमीन पर लेटा था और ध्रुवंश उसके सीने पर पैर रखा हुआ उसे सर्द नजरों से देख रहा था। वह इंसान अपने आप को छुड़ाने की भीख मांग रहा था, जिस से उस जगह पर बस उसकी ही आवाज आ रही थी। इसी के बीच अब ध्रुवंश का फोन रिंग होता है। ध्रुवंश उसे देखते हुए पॉकेट से फोन निकालता है। वो इंसान गिड़गिड़ाते हुए कहता है, किंग प्लीज माफ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ध्रुवंश फोन पर आव्या के नंबर को देखकर अपने खतरनाक ऑरा से अपने होठ ओह पर उंगली रखकर उस इंसान को चुप रहने का इशारा करता है। वह इंसान तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। ध्रुवंश कॉल रिसीव करके कान के पास फोन ले जाता है। तभी उधर से आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, कहाँ रह गए? आ जाओ न मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ध्रुवंश उस इंसान के छाती से पैर हटाकर दूसरी ओर चलते हुए कहता है, अभी मैं नहीं आ सकता ट्यूलिप। वह इंसान ध्रुवंश को बिजी देखकर सामने रखा लोहे की रोड उठाता है और उठकर ध्रुवंश की ओर बढ़ जाता है। वहीं ध्रुवंश की बात सुन आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, लेकिन क्यों बच्चा? वह इंसान ध्रुवंश को मारने ही वाला होता है। तभी ध्रुवंश भी मुड़ता है। मुड़ते ही उसका फेस एकदम डार्क हो जाता है। ध्रुवंश के मुड़ते ही उस इंसान का डर से लोहे की रोड नीचे गिर जाती है और वह पीछे होने लगता है। ध्रुवंश उस इंसान की ओर कम बढ़ाते हुए आव्या से कहता है, किसी को उसकी औकात दिखाने के साथ अंजाम तक पहुंचाना है, अच्छे से जाना। ओके ट्यूलिप, लव यू। आव्या थोड़ा उदास होकर कहती है, ठीक है बच्चा, लव यू टू। बोलते ही वह फोन रखती है। ध्रुवंश फोन रखकर उस इंसान को ऊपर से नीचे देखता है, जिससे उस इंसान की डर से हालत खराब हो जाती है। ध्रुवंश लोहे की रोड उठाकर सर्द आवाज में कहता है, इतना डर लगता है तो औकात से बाहर क्यों जाते हो? बोलते ही वह झटके से उसके पैर में रोड घुसा देता है। उस इंसान की दर्दनाक चीख गूंज उठती है। ध्रुवंश गन निकालकर उसके सिर पर पॉइंट करके कहता है, माफिया किंग जरूर हूं लेकिन इतना गलत नहीं हूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने दूं। बोलते ही वह उसके सिर पर शूट करता है। इधर आव्या लिफ्ट मांगने के लिए अपने हाथ आगे कर रही थी। वैसे तो वह कैब या घर में कॉल करके किसी को बुला सकती थी, लेकिन उसका मन हो गया कि वह आज किसी को लिफ्ट मांग लेंगी। आव्या देखती है कि एक जिप आ रही थी। वह जल्दी से उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती। वह जिप उसके सामने आकर रुक जाती। जिप में बैठा इंसान अर्धव था। वह जैसे आव्या को देखता है तो बस उसी में खो जाता है। आव्या उसे आवाज देती है, हेलो एक्सक्यूज मी। अर्धव जल्दी से होश में आता है और आव्या को देखते हुए जवाब देता है, यस। आव्या आगे देखती है, फिर अर्धव को देखते हुए कहती है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? अर्धव हमें जवाब देता है। तो आव्या जल्दी से जिप में बैठ जाती है। जिप में बैठते ही वह बैंक पीछे रखती है और अर्धव को देखते हुए कहती है, चलिए। अर्धव जिप स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। आव्या अपने मस्त आगे देख रही थी तो कभी साइड देख रही थी। वहीं अर्धव आव्या से बात करने के लिए बेचैन सा हो गया। भले उसे पता हो कि आव्या का बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी उसे आव्या से बहुत बात करने का मन कर रहा था। अर्धव चोर नजरों से आव्या को देख रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह से आव्या को ये पता लगने नहीं दे रहा था। काफी वक्त बीता, आखिरकार अर्धव पूछ ही लेता है, आप एक डॉक्टर हैं? आव्या सिर हिलाती है और कहती है, हाँ डॉक्टर आव्या सिंघानिया। जैसे ही आव्या जवाब देती है, अर्धव उससे बात करने के लिए ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। अर्धव तुरंत कहता है, हाय मैं इंस्पेक्टर अर्धव आहूजा। आव्या मुस्कुराते हुए उससे हाय कहती है। आव्या के ऐसे जवाब देने से तो अर्धव के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगी। अर्धव अब आगे कहता है, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? आव्या अपनी आंखों को झपकाते हुए कहती है, ड्यूटी के बाद इंसान जहाँ जाता है ऑब्वियसली घर। वैसे आप कहीं और जाते हैं क्या? अर्धव हंसते हुए कहता है, जी बिल्कुल नहीं, मैं भी ड्यूटी के बाद घर ही जाता हूँ। वो तो बस सवाल के लिए कुछ मिला नहीं तो मैंने पूछ लिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अर्धव के ऐसे जवाब से आव्या मुस्कुराने लगी, जिसे देख अर्धव खोया हुआ खुद भी मुस्कुराने लगा। अर्धव जिप चलाने के साथ आव्या को देख ही रहा था, तभी उसका फोन रिंग होता है। अर्धव फोन रिसीव करके थोड़ी देर बात करता है, फिर कॉल कट करके कहता है, ओ सॉरी आव्या, एक्चुअली मुझे अभी एक वकील से मिलना पड़ेगा, तो मैं पूरा रास्ता छोड़ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर आव्या उदास सी हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था वह सीधे घर पहुंच जाएंगी। आव्या नॉर्मली ही जवाब देती है,
ओके। अर्धव आव्या के उदास मन को समझ चुका था पर वो कुछ बोलता नहीं है। थोड़ी देर में दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। आव्या जिप से बाहर निकलती है। अर्धव भी जिप से बाहर निकलता है। आव्या अपने कदम बढ़ाकर जाने ही वाली होती है कि अर्धव एकदम से कहता है, हेलो मिस आव्या। आव्या पीछे मुड़कर अर्धव को देखती है। अर्धव उसके पास जाकर कहता है, आप चाहे तो मेरे साथ अंदर जा सकती हैं। वैसे भी एक केस है जो मेडिकल से रिलेटेड है। अगर आप जाएंगी तो मुझे हेल्प हो जाएंगी और मैं आपको घर भी छोड़ दूंगा। आव्या थोड़ा सोचती है फिर हाँ में सिर हिलाकर कहती है, ओके। अब दोनों अंदर चले जाते हैं। वकील से काफी देर तक बात करने के बाद अर्धव और आव्या बाहर आते हैं। अर्धव आव्या को देखते हुए कहता है, आप यहाँ 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। यहाँ में सिर हिलाकर पिलो पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। अब रात होने को आई थी। आव्या अपने फोन में कुछ करते हुए मुड़कर एक और देखती है तो उसकी नज़र सहस्त्रा पर पड़ती है जो एक वकील से किसी टॉपिक पर बात कर रही थी। दोनों के एक्शन से साफ पता चल रहा था कि दोनों प्रोफेशनल कुछ बात कर रहे हैं। ये देख आव्या धीरे से खुद से कहती है, भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? बोलते ही वह फिर से सहस्त्रा को देखती है पर इस बार सहस्त्रा नहीं थी। आव्या इधर उधर देखती है तो उसे सहस्त्रा दिखती है जो अब वहां से बाहर निकल रही थी। आव्या उसे देख चिल्लाती है, भाभी, लेकिन सहस्त्रा को सुनाई नहीं देता। वह तेज कदमों से वहां से चली जाती है। तभी अर्धव भी आ जाता है और आव्या को आवाज देता है। आव्या मुड़कर अर्धव को देखती है तो अर्धव कहता है, चलिए काम हो गया। ये सुनकर आव्या सिर हिलाती है। फिर दोनों वहां से चल जाते हैं। कुछ आधे घंटे में अर्धव की जिप आव्या के घर के पास रुकती है। आव्या घर को देखती है फिर अर्धव को देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता मैं यहाँ रहती हूँ? मैंने तो बताया भी नहीं। बोलते हुए आव्या के चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है क्योंकि उसे इस वक्त रूथ याद आ रहा था। ऐसे ही उसने पहली बार घर छोड़ा था तब भी आव्या ने रूथ को अपना एड्रेस नहीं बताया था। अर्धव आव्या की सीरियसनेस देखकर नर्वस हो जाता है पर फिर भी वह कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, एक्चुअली एक दिन सुबह मैंने आपको यहाँ देखा था। शायद वो आपका भाई ही था जिसके साथ आप फुटबॉल खेल रही थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अर्धव ने सच में एक दिन आव्या को ध्रुवंश के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखा था जो आव्या को भी याद आ चुका था। आव्या जिप से बैग लेकर नीचे उतरकर अर्धव को देखकर कहती है, ओके बाय एंड थैंक यू। अर्धव भी आव्या को जवाब में बाय बोलता है। आव्या अब जाने लगती है। वहीं अर्धव अपने दिल पर हाथ रखे उसे देखने लगता है क्योंकि इस वक्त उसकी धड़कन बहुत तेज थी। आव्या मेन गेट के अंदर जाती है तो उसे सहस्त्रा घर के अंदर जाते हुए देखती है। आव्या भी जल्दी से आगे बढ़ती है। सहस्त्रा हॉल से जाने ही लगती है तभी काव्या उसे बुलाती है, सहस्त्रा कहाँ गई थी? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। सहस्त्रा अपन बड़ी यह जगह पर खड़ी होकर कहती है, वो माँ हमारी एक दोस्त वापस घर जा रही थी तो हम उनसे एयरपोर्ट मिलने गए थे। जैसे ही आव्या ये सुनती है उसे बहुत जोर का झटका लगता है। अभी उसने सहस्त्रा को कोर्ट में देखा था वकील से बात करते हुए और अब वह काव्या से साफ झूठ बोल रही थी। आव्या मन में कहती है, भाभी मम्मा से झूठ क्यों बोल रही हैं? वही काव्या सहस्त्रा से कहती है, ठीक है जाकर फ्रेश हो जाए। सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाती है और ऊपर चली जाती है। आव्या बस सहस्त्रा को देखती रह जाती है। सुनसान सी सड़क में कयारा अपने एक हाथ में बियर की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसके चलने की ढंग से ही पता चल रहा था कि उसने पी रखी है। कयारा लड़खड़ाकर चलते हुए गा रही थी, थोड़ी सी तो पी ली है, चोरी भी कर ली है। वह बस इन लाइनों को बार बार गा रही थी। ध्रुवंश जो कार ड्राइव कर रहा था उसकी नज़र उसकी ओर ही आती कयारा पर पड़ती है। ध्रुवंश को उसके गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ध्रुवंश कार रोकता है। कार से बाहर निकलकर वह खड़ा होकर कयारा को देखने लगता है। आज भी उसने शॉर्ट जीन्स के साथ टॉप पहनी थी। उसकी गोरी थाई साफ दिख रही थी। कयारा चलते चलते ध्रुवंश के बगल से गुजरने लगती है पर तभी ध्रुवंश उसकी बाजू पकड़ लेता है। कयारा एकदम से कहती है, कौन है रे? बोलते ही वह ध्रुवंश की ओर लड़खड़ाते हुए देखती है। कयारा उससे खुद को छुड़ाते हुए कहती है, तुम जानते नहीं हो तुमने किसका हाथ पकड़ा है? एक फोन करूंगी न तो पूरी पुलिस की फौज खड़ी हो जाएंगी। कयारा की बात सुन ध्रुवंश की भौहें चढ़ जाती है। उसी दिन वह खुद पुलिस से भाग रही थी और आज ध्रुवंश को पुलिस बुलाने की धमकी दे रही थी। ध्रुवंश कयारा को खींचकर आगे खड़ा करता है। कयारा अपनी नशीली आंखों के पलके झपकाते हुए ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश को देखते ही वह कहती है, तुम। बोलते ही वह थोड़ा हंसती है फिर अपनी उंगली ध्रुवंश के चेहरे पर घुमाते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम बहुत होठ हो, तुम्हारे इस होंठ में बहुत नशा है, लेकिन तुम बहुत गंदे हो। बोलते ही वह बुरा सा मुंह बना लेती है। ध्रुवंश कयारा को ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है जो हमेशा चड्डी में घूमती रहती हो?
कयारा अपने आप को देखती है और अजीब से एक्सप्रेशन लिए ध्रुवंश को देखकर कहती है, चड्डी, ये हॉट पंथ है बेवकूफ इंसान, सारा मूड खराब कर दिया। बोलते ही वह बियर की बोतल को मुंह में लगाती है, तभी ध्रुव अंश उसके हाथ से बोतल लेकर फेंक देता है। कयारा उसे बुरी तरह से घूरने लगती है। कयारा कुछ बोलती तभी ध्रुवंश तुरंत कयारा को गोद में उठा लेता है। कयारा चिल्लाने लगती है, हेलो एक्सक्यूज मी, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। ध्रुवंश की बात बिना सुने कार में बिठाता है। सीट बेल्ट लगाकर वह दूसरी तरफ जब आने लगता है, कयारा सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करने लगती है और चिल्लाती भी रहती है, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ बहुत पछताओगे। ध्रुवंश ड्राइविंग सीट पर बैठकर कयारा के हाथ को बांध देता है। कयारा थोड़ी तेज आवाज में कहती है, ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कुछ भी किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ध्रुवंश उसकी बातें सुनकर अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि कयारा चुप ही नहीं रही थी। ध्रुवंश को जब कुछ नहीं सूझता तो वह झटके से कयारा के होठों को अपने जबत में ले लेता है। कयारा बोलने की कोशिश करने लगती पर ध्रुवंश उसके होठों को बहुत तेजी से सख्त करने लगता है। कयारा अब बिल्कुल चुप हो जाती है। पहले तो ध्रुवंश कयारा को चुप कराने के लिए ये कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे कयारा के होठों का स्वाद आता है वह बहुत ही पैशनेटली उसे किस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुवंश कयारा के होठों को चूमते हुए नशे में खो गया हो। कयारा अब थोड़ा भी मूव नहीं कर रही थी, बल्कि वह भी ध्रुवंश के होठों को शांति से धीरे धीरे चूस रही